नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल बाकी है और आज रात कनेक्शन कट जाएगा। नीचे एक लिंक है पेमेंट के लिए। एक एक पल को तो घबराहट होती है ना। बिल्कुल। और बस उसी एक पल का इंतजार होता है इन साइबर क्रिमिनल्स को। हाँ, जब हम डरे हुए होते हैं या जल्दी में होते हैं, हमारे दिमाग में एक लड़ाई सी चलती है। और वो इसी का फायदा उठाते हैं। और यही आज की चर्चा का सबसे जरूरी पहलू है। हम अक्सर साइबर फ्रॉड को एक तकनीकी समस्या समझते हैं, हैकिंग, वायरस, कोड, पर असल में ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। मतलब वो कंप्यूटर को नहीं, हमारे दिमाग को हैक करते हैं। बिल्कुल, वे हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें। इसीलिए आज हम इस विषय को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही सीधी सादी प्रैक्टिकल गाइड है। तो आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि फ्रॉड क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये हमारे दिमाग पर कैसे काम करते हैं। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। और ये सोर्स वाकई बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की जटिलताओं में नहीं उलझता। ये सीधे उस मानवीय पहलू पर चोट करता है जहां हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। तो चलिए सीधे धोखेबाजों की दुनिया में चलते हैं। सोर्स के मुताबिक साइबर फ्रॉड का मतलब है डिजिटल तरीकों से किसी को आर्थिक या व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये लोग सिर्फ पैसा नहीं चुराते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा तो बस एक हिस्सा है। वे जो असल में चुराते हैं वो है डेटा। डेटा जैसे हमारी बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, ओटीपी, आधार की जानकारी। आज के दौर में ये डेटा पैसे से कम कीमती नहीं है। सही बात है। फिशिंग, ये वो नकली ईमेल या एसएमएस होते हैं जिनमें एक खतरनाक लिंक छिपा होता है। हाँ, और वो इतने असली लगते हैं कि कोई भी धोखा खा सकता है। क्यों? ऐसा क्या होता है उनमें? वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वो एक झूठी अर्जेंसी बनाते हैं। जैसे आपका बैंक खाता 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, वेरीफाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अच्छा, या फिर अमेज़न पर आपकी 50,000 की लॉटरी लगी है, क्लेम करने के लिए इस लिंक पर जाएं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ लालच। बिल्कुल, और दोनों ही सूरतों में हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। और हम क्लिक कर देते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। ये तो हुए मैसेज, लेकिन कई बार तो ये लोग सीधे फोन ही कर देते हैं, जिसे विशिंग कहते हैं। जी, विशिंग। मैंने सुना है कि ये लोग इतने भरोसे के साथ बात करते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वे एक भूमिका निभाते हैं, एक्टर होते हैं पूरे। एक्टर? हाँ, कोई बैंक का मैनेजर बन जाएगा, कोई पुलिस वाला, कोई कुरियर कंपनी से। वे एक कहानी गढ़ते हैं। मैडम, आपका एक पार्सल आया है लेकिन कस्टम में फंस गया है। उसे छुड़ाने के लिए आपको बस एक छोटा सा चार्ज देना होगा। वो आपसे इतना आत्मविश्वास से बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे कि आपको लगेगा कि आप एक असली प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। और बातों बातों में वे आपसे ओटीपी या कोई और जानकारी निकलवा लेंगे। वाह, मतलब डर और लालच के बाद अब भरोसे का इस्तेमाल। लेकिन आजकल एक और फ्रॉड बहुत चल रहा है, खासकर यूपीआई के आने के बाद। क्यूआर कोड वाला। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। ये बहुत ही चालाकी भरा है, क्योंकि ये हमारी उम्मीदों को पलट देता है। मान लीजिए आपने OLX पर कोई सामान बेचने के लिए डाला। ठीक है। खरीदार का फोन आता है, वो कहता है ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, उसे स्कैन करके अपना पिन डाल दीजिए, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और यहीं पे गड़बड़ है। बिल्कुल। सोर्स में एक सुनहरा नियम लिखा है जो सबको याद रखना चाहिए। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा हमेशा आपके खाते से जाता है, आता कभी नहीं है। एकदम सही। पैसे पाने के लिए आपको सिर्फ अपनी UPI ID या फोन नंबर देना होता है, बस। ये घोटाला इसलिए काम करता है क्योंकि हम पैसे आने की उम्मीद कर रहे होते हैं। हाँ, दिमाग उस तरफ सोच रहा होता है। और हम जल्दी में उस सबसे जरूरी नियम को भूल जाते हैं। ये तो हुए वो तरीके जो जल्दी से किए जाते हैं, लेकिन कुछ धोखेबाज तो और भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलते हैं, जिसमें वो हमारे फोन का पूरा कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेते हैं। स्क्रीन शेयर फ्रॉड। हाँ, और ये भरोसे को हथियार बनाने का अगला स्तर है। इसमें धोखेबाज आपकी मदद करने का नाटक करता है। मदद करने का कैसे? वो कहेगा, सर आपके फोन में कोई दिक्कत आ रही है, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आप बस एक छोटा सा ऐप जैसे टीम व्यूअर या एनीडेस्क इंस्टॉल कर लीजिए, हम यहीं से आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। और जैसे ही किसी ने वो ऐप इंस्टॉल किया, खेल खत्म। अच्छा। उस ऐप के जरिए धोखेबाज आपके फोन की स्क्रीन को लाइव देख सकता है और उसे दूर बैठे बैठे कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब मैं जो भी करूंगा वो उसे दिखेगा? सब कुछ। आप अपना बैंक ऐप खोलेंगे, पासवर्ड डालेंगे और वो सब कुछ देख रहा होगा। ये सिर्फ OTP देने जैसा नहीं है, ये अपने घर की चाबियां किसी अजनबी को सौंपने जैसा है। ये तो बहुत डरावना है।
इसी तरह सोर्स में लोन ऐप फ्रॉड का भी जिक्र है, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, ये ऐप्स आपको मिनटों में बिना किसी कागजात के लोन देने का वादा करती हैं। तो जो व्यक्ति जरूरत में होता है वो आसानी से इनके जाल में फंस जाता है। बिल्कुल, ऐप इंस्टॉल करते ही ये आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, मैसेज मतलब पूरे फोन का एक्सेस ले लेती है। और फिर लोन तो शायद छोटा मोटा मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। ब्लैकमेलिंग। हाँ, वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं और पैसे न देने पर आपकी निजी तस्वीरें आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देते हैं। अरे बाप रे। ये आर्थिक फ्रॉड से ज्यादा भावनात्मक शोषण है। और शायद सबसे क्रूर होते हैं रोमांस स्कैम और फेक जॉब ऑफर्स। हाँ, क्योंकि वो हमारी सबसे गहरी भावनाओं और उम्मीदों पर हमला करते हैं। एक धोखेबाज महीनों तक एक फेक प्रोफाइल के जरिए आपसे बात करेगा, आपका भरोसा जीतेगा, आपको भावनात्मक रूप से अपने ऊपर निर्भर करेगा और फिर एक दिन किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगेगा। और जॉब ऑफर्स वाले कोई आपको आपकी ड्रीम जॉब का ऑफर देगा, बस एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज के बदले में। जब कोई इंसान नौकरी के लिए बेताब हो तो उसके लिए 5,000 रुपए भी एक छोटा सा रिस्क लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब तरीकों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। चाहे वो फिशिंग का डर हो, यूपीआई का लालच, स्क्रीन शेयर का भरोसा या जॉब ऑफर की उम्मीद, ये सारे हमले तकनीकी कम, मनोवैज्ञानिक ज्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धोखेबाज एक ही सवाल पूछता है, इस इंसान की कौन सी भावना को मैं हथियार बना सकता हूँ। ठीक है, ये सब सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। ऐसा लगता है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो क्या इन घोटालों को समय रहते पहचानने का कोई तरीका है, कोई संकेत? हाँ, बिल्कुल है। और इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा शक करना सीखना है। शक करना। हाँ, सोर्स इन्हें रेड फ्लैग्स कहता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कोई भी अनजाना व्यक्ति जो फोन पर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगे, खासकर ओटीपी, पिन, सीवीवी या पासवर्ड। जी, ये बात गांठ बांध लीजिए। कोई भी असली कंपनी या बैंक का कर्मचारी आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। मतलब अगर कोई कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका कार्ड वेरीफाई करने के लिए जरा ओटीपी बता दीजिए, तो फोन तुरंत काट देना चाहिए, तुरंत। ठीक है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है अविश्वसनीय ऑफर। अगर कोई डील सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो वो सच नहीं है। जैसे 1,000 रुपए में नया आईफोन। हाँ, या घर बैठे हर महीने 1 लाख की कमाई। ये सब लालच का जाल है। समझ गया। हमारा दिमाग ऐसी डील्स पर यकीन करना चाहता है, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। और कोई तकनीकी रेड फ्लैग? सोर्स में ऐप्स की परमिशन की बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मुझे भी कई बार अजीब लगता है जब कोई टॉर्च वाला ऐप मेरे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगता है। सही बात है। टॉर्च को मेरे कॉन्टैक्ट से क्या लेना देना? और यही वो रेड फ्लैग है। हमें खुद से पूछना चाहिए, इस ऐप को इस परमिशन की जरूरत क्यों है? एक कैलकुलेटर को मेरी फोटो गैलरी में क्या काम? तो ये एक संकेत है कि ऐप का इरादा ठीक नहीं है। शायद हमें हर ऐप को आंख बंद करके सारी परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो मूल रूप से हमें एक डिजिटल जासूस बनना होगा, हर चीज पर सवाल उठाना होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बचाव के ठोस नियम। हाँ, ये हमारी डिजिटल आदतें बन जानी चाहिए। नियम नंबर 1 तो वही है, ओटीपी, पिन, सीवीवी किसी के साथ शेयर न करें। ये आपके डिजिटल लॉकर की चाबी है। बिल्कुल, आप अपने घर की चाबी तो किसी को नहीं देते हैं ना? बिल्कुल नहीं। और नियम नंबर 4, क्यूआर कोड वाला नियम। इसे फिर से दोहराते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। स्कैन करने का मतलब है पेमेंट करना। पैसे पाने के लिए कभी स्कैन नहीं करना है। ये खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो ऑनलाइन कुछ बेच रहे हैं। वे पैसे आने की उम्मीद में इतने उत्साहित होते हैं कि धोखेबाज इसी का फायदा उठा लेता है। एक और बहुत जरूरी नियम है, मजबूत पासवर्ड और 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पासवर्ड तो सब जानते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2FA, ये क्या चीज है? 2FA सुरक्षा की एक दूसरी परत है। दूसरी परत? हाँ, मान लीजिए किसी तरह धोखेबाज को आपका पासवर्ड पता चल भी गया। जब वो आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजेगा। अच्छा। उस कोड के बिना लॉगिन पूरा नहीं होगा। चूंकि फोन आपके पास है, धोखेबाज कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत काम की चीज है। ये आपके दरवाजे पर एक ताले के ऊपर दूसरा ताला लगाने जैसा है। इसे तो हर जरूरी अकाउंट पर एक्टिवेट कर लेना चाहिए। सोर्स में एक और टिप है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। कौन सी? उसमें लिखा है कि बैंक का कस्टमर केयर नंबर कभी भी गूगल से सर्च ना करें। मैं तो हमेशा ये करता हूँ। और करोड़ों लोग यही करते हैं। और धोखेबाज इस बात को जानते हैं। तो वो क्या करते हैं?
वे एसईओ का इस्तेमाल करके अपने नकली हेल्पलाइन नंबरों को गूगल पर सबसे ऊपर रैंक करवा देते हैं। अरे आपको लगता है कि आप बैंक को फोन कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सीधे धोखेबाज से बात कर रहे होते हैं। तो फिर सही नंबर कहाँ से मिलेगा? हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या उनके ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करें, या फिर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है सिर्फ उसी पर भरोसा करें। ये एक छोटी सी आदत आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। बिल्कुल। इन सब नियमों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जानकारी इससे ज्यादा डिजिटल हाइजीन की बात है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये डिजिटल हाइजीन ही है। जैसे हम रोज हाथ धोते हैं। हाँ, वैसे ही हमें अपनी ऑनलाइन जिंदगी में भी कुछ साफ सफाई की आदतें डालनी होंगी। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग न करना, अनजान लिंक पर क्लिक न करना, मजबूत पासवर्ड रखना, ये सब हमारी डिजिटल सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन चलिए एक मुश्किल स्थिति की बात करते हैं। मान लेते हैं कि इतनी सावधानी के बावजूद भी एक पल की चूक में कोई इंसान फ्रॉड का शिकार हो ही गया। उस घबराहट के पल में उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि घबराएं नहीं और शर्मिंदा महसूस ना करें। ये किसी के भी साथ हो सकता है। सोर्स में 4 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी, तुरंत अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपना खाता या कार्ड ब्लॉक करवाएं, ताकि और ज्यादा पैसों का नुकसान ना हो सके। बिल्कुल, ये डैमेज कंट्रोल का पहला कदम है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। इसकी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। और इसके बाद पुलिस के पास भी जाना होगा। हाँ, तीसरा कदम है नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाना। ये कानूनी कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार बनता है। और चौथा और आखिरी कदम, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, सारे सबूत संभाल कर रखें। सबूत जैसे? धोखेबाज के साथ हुए मैसेज के स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग अगर हो तो, और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। ये सब जांच में बहुत मदद करते हैं। तो ये 4 कदम हैं: बैंक को कॉल, साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट, पुलिस में FIR और सबूतों को सहेजना। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधारने का एक रास्ता है। और आपकी एक शिकायत कई और लोगों को ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। बिल्कुल, ये पुलिस को इन अपराधियों के पैटर्न को समझने और उन्हें पकड़ने में मदद करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मुझे लगता है कि इस गाइड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें शक्तिहीन महसूस नहीं कराती। ये हमें बताती है कि सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल, आपको ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए कोई टेक जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सबसे बड़ा एंटीवायरस हमारा अपना दिमाग है। और सोर्स के आखिर में दी गई मेमोरी ट्रिक तो इन सब नियमों का एक बेहतरीन निचोड़ है। हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। इसे तो हम सबको याद कर लेना चाहिए। OTP नो, यानी OTP किसी को नहीं देना है। QR सेंड इक्वल टू लॉस, यानी QR कोड स्कैन करने का मतलब है पैसा भेजना। सही है। स्क्रीन शेयर इक्वल टू डेंजर, यानी स्क्रीन शेयरिंग एप्स बहुत खतरनाक हैं। बिल्कुल। अननोन लिंक इक्वल टू वायरस, यानी अनजान लिंक पर क्लिक करने से परहेज करें। यही है अंतिम निष्कर्ष। टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली औजार है। अगर हम उसे समझदारी और जागरूकता के साथ इस्तेमाल करें तो वह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बहुत महंगी। असली सुरक्षा किसी सॉफ्टवेयर में नहीं, हमारी अपनी समझ में है। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस गाइड में बताया गया है कि धोखेबाज हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारी फ्रेंड लिस्ट, हमारी तस्वीरों से भी हमारे बारे में जानकारी निकालते हैं, ताकि वे अपने हमलों को और ज्यादा व्यक्तिगत और विश्वसनीय बना सकें। सही बात है। ये हमें गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। ऑनलाइन दुनिया में हर किसी से जुड़ने और अपनी जिंदगी का हर पल साझा करने की इस होड़ में क्या हम अनजाने में धोखेबाजों का काम आसान तो नहीं कर रहे? हमें अपनी निजी और सार्वजनिक जिंदगी के बीच की रेखा कहाँ खींचनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।